हेलो बच्चों, आप सभी को गुड इवनिंग। स्टूडेंट, ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में हम लास्ट प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हल कर रहे हैं। और अभी तक हम 2010 से 2022 तक के जो पेपर है उसको कर चुके हैं। आज की क्लास में हम 2023 का जो पेपर है उसको हल करने वाले हैं। उसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। बच्चों, अभी प्री बोर्ड एग्जाम भी चल रहा है और उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि अभी आप लोगों ने यदि मेरे 2010 से 2022 तक के वीडियो देखे होंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के जो जवाब है वो उसमें मिल गए होंगे। तो ये 2010 से 2024 तक की जो सीरीज़ है इन वीडियोस को यदि आप बार बार देखेंगे तो आप 32 आउट ऑफ 32 मतलब सारे क्वेश्चंस के जवाब दे सकेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम 2023 का जो पेपर है वो करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हायर सेकेंडरी 2023 बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। हम सभी को उसका पैटर्न मालूम ही है कि 32 क्वेश्चन होते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के है ना, जिसमें विकल्प है, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, सत्य असत्य और एक वाक्य वाले क्वेश्चन होते हैं। किसी में 6 क्वेश्चन होते हैं, किसी में 5 होते हैं, किसी में 7 होते हैं, इस टाइप से होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कोई सा भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव का भी हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स का भी हो सकता है, 5 में से कोई सा भी दे सकते हैं वो पहला। तो जैसे यहाँ पर जो दिया है उन्होंने सही विकल्प का दिया है, तो सही विकल्प में हम देखेंगे कि लाभांश का भुगतान किस प्रकार की क्रिया है। अब यहाँ पर संचालन क्रिया, विनियोग क्रिया, वित्तीय क्रिया, अब ये किससे रिलेटेड है। सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ये प्रश्न कौन से चैप्टर का है। तो ये कौन से चैप्टर का है, रोकड़ प्रवाह विवरण। जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं उसमें 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, संचालन क्रिया, विनियोग क्रिया और वित्तीय क्रिया। संचालन क्रिया मतलब व्यापार लाभ हानि से रिलेटेड, व्यापार के संचालन से रिलेटेड। विनियोग क्रिया मतलब संपत्तियों के क्रय और विक्रय से रिलेटेड। और वित्तीय क्रियाएं मतलब अंशों के निर्गमन, ऋण पत्रों के निर्गमन, उनके पुनर्भुगतान, ब्याज का भुगतान, लाभांश का भुगतान, उससे रिलेटेड जो क्रिया होती है वो वित्तीय क्रियाएं होती है। अब यहाँ पर लाभांश का भुगतान करना, लाभांश किस पर दिया जाता है, अंश के ऊपर दिया जाता है, इसका मतलब अंश से रिलेटेड है। और अंश और ऋण पत्र से रिलेटेड जो भी क्रियाएं हैं वो वित्तीय क्रियाएं होती है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो कौन सा हो गया, वित्तीय क्रियाएं। अंश ऋण पत्र, ठीक है, अंशों का निर्गमन करना, उनका पुनर्भुगतान करना, लाभांश का भुगतान करना, इसी प्रकार से ऋण पत्र का निर्गमन करना, ऋण पत्र का वापस पुनर्भुगतान करना, ऋण पत्र पर ब्याज का भुगतान करना, ये सभी क्रियाएं कौन सी है, ये वित्तीय क्रियाएं कहलाती है। और संपत्तियों का जो क्रय और विक्रय है ये विनियोग है, इन्वेस्टमेंट है। और व्यापार का संचालन जैसे विक्रय है या आयकर से रिलेटेड है, ये सब संचालन क्रियाओं में आता है। तो ये हो गया हमारा सी आंसर। कौन से अनुपात प्रमुख रूप से प्रत्यय की गणना करते हैं। अब यहाँ पर अनुपात आ गया मतलब हमारा दिमाग पहुंच गया लेखांकन अनुपात में। अब दूसरा शब्द आ गया, कई बच्चों को इसका अर्थ नहीं मालूम होता, प्रत्यय। प्रत्यय मतलब ये आय है हमारी, मतलब जो हमारी विनियोजित पूंजी है उस पर हमारी कितनी आय होती है, ये प्रत्यय कहलाती है। प्रति आय मतलब हमने मान लो 1 लाख रुपए लगाया तो 1 लाख पर हमें 10% इनकम होती है, ये प्रत्यय कहलाती है। ठीक है, तो कौन सा अनुपात प्रमुख रूप से प्रत्यय की गणना करते हैं। अब इनकम से रिलेटेड क्या होगा, तो इनकम से रिलेटेड है लाभप्रदता। लाभप्रदता अनुपात जो होते हैं, जो लाभ कमाने की जो क्षमता है उसको दिखाते हैं। पे आपका सकल लाभ अनुपात कितना रहा, शुद्ध लाभ अनुपात कितना रहा, सकल विक्रय अनुपात जो सकल विक्रय के ऊपर निकाले जाते हैं। तो ये सभी किससे रिलेटेड है, लाभ। भाई लाभ हमें कहाँ से पता चलता है, व्यापार से पता चलता है, लाभ हानि से पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रत्यय मीन्स लाभ। अब आप उसको इस प्रकार से पकड़ सकते हो, प्रत्यय मीन्स मतलब विनियोजित पूंजी पर जो आपने लाभ कमाया है। तो प्रत्यय का सीधा संबंध किससे हो गया, लाभप्रदता से हो गया, लाभप्रदता अनुपात से हो गया। क्लियर। फिर एक कौन से अनुपात फर्म की दीर्घकालीन प्रचालनों के संबंध में आलोचनात्मक सूचनाएं देते हैं। अब यहाँ पर प्रचालन का मतलब होता है संचालन। ठीक है, अब एक शब्द आ गया यहाँ पर दीर्घकालीन। भाई अनुपात से तो हम समझ गए कि लेखांकन अनुपात का है। अब प्रचालन से संबंधित तो संचालन से रिलेटेड हो गया। एक दिमाग यहाँ भी जा सकता है कि ये किससे रिलेटेड हो गया, क्रियाशीलता से रिलेटेड हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये दीर्घकालीन आ गया मतलब कि दीर्घकाल संचालन से संबंधित आ गया है, मतलब ये पूंजीगत हो गया। तो पूंजीगत में यहाँ पर क्या आएगा, भाई क्रियाशीलता ये हो नहीं सकता, लाभप्रदता ये भी नहीं हो सकता, ये क्या होगा, ऋण शोधन क्षमता।
ये क्या बताएगा, ऋण शोधन क्षमता। कौन से अनुपात फर्म की दीर्घकालीन प्रचालनों के संबंध में आलोचनात्मक सूचनाएं प्रस्तुत करते हैं, तो वो है ऋण शोधन क्षमता। मतलब आपकी दीर्घकालीन जो ऋण है उसके शोधन करने की, उन ऋणों को चुकाने की आपकी क्षमता कितनी है, ये जो अनुपात ये बताता है हमें, ऋण शोधन क्षमता अनुपात। कंपनी के वित्तीय विवरण बनाना होता है भाई, जो संशोधन कंपनी संशोधन अधिनियम 2013 है उसके अनुसार एक कंपनी को वित्तीय विवरण बनाना अनिवार्य कर दिया गया है ना। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर क्या आएगा, अनिवार्य है। फिर है एक और दिया है, तो क्वेश्चन और है, साझेदार के प्रवेश पर, अब हमारा दिमाग कहाँ पहुंच गया, नए साझेदार का प्रवेश। ठीक है, जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो हमें ये पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि पुराने साझेदारों को अपने लाभ के हिस्से में से कुछ त्याग करना पड़ता है। ठीक, इतनी बात हमें पता होना चाहिए। तो साझेदार के प्रवेश पर फिर और क्या होता है, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है, पुरानी संपत्ति और दायित्वों को पुनर्मूल्यांकित किया जाता है, उसका जो अंतर की राशि है उसे पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। ये हमें इतना पता होना चाहिए। ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो साझेदार के प्रवेश पर पुराने तुलन पत्र में दर्शाए गए सामान्य संचय हस्तांतरित करेंगे। भाई नया साझेदार आ रहा है तो चिट्ठे में पुराना लाभ जमा रखा हुआ है, अब पुराने लाभ को पहले बांट लिया जाएगा, नहीं तो नया साझेदार आ गया उसके बाद फिर हम बांट नहीं सकते। उसके आने के पहले पुराना जो लाभ है उसको हमें बांटना पड़ेगा, पुराना संचय को आपस में बांटना पड़ेगा। तो पुराने संचय पर किसका अधिकार, पुराने साझेदारों का। किस अनुपात में बांटेंगे, तो पुराने अनुपात में बांटेंगे। तो सामान्य संचय हस्तांतरित करेंगे पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में। कहाँ पर, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में पुराने अनुपात में हम हस्तांतरित करेंगे। साझेदारी सल्लेख न होने की दशा में, भाई हमारा हमें आंसर यही मिल जाएगा, साझेदारी सल्लेख न होने की दशा में 5 बातें लागू होती है। लाभ हानि का विभाजन समान अनुपात में होगा, किसी भी साझेदार को पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा, किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, किसी भी साझेदार से आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा, और यदि कोई साझेदार फर्मों को ऋण देता है तो उसके ऋण पर 6% की दर से ब्याज दिया जाएगा। ये बात हमें मालूम है। साझेदारी सल्लेख न होने की दशा में साझेदारों के आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा, मतलब कोई ब्याज दर नहीं। यहाँ आपको शांति से ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आप फट से लगा दोगे 6%। कई बार बच्चे 6% देख करके आंख बंद करके लगा देते 6%, बाद में मिलाते कि अरे यहाँ तो कुछ और ही पूछा गया था। तो आहरण पर ब्याज लिया ही नहीं जाता, कोई ब्याज दर नहीं। ठीक है, ये हो गया हमारा 6 क्वेश्चन। फिर हम चलते हैं रिक्त स्थानों की तरफ। साझेदारी का जन्म किससे होता है, तो साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है, के बीच में जो अनुबंध होता है उससे उसका जन्म होता है। स्थिर पूंजी पद्धति में पूंजी खाते का सदैव जो शेष है, पूंजी खाते भाई स्थिर पूंजी पद्धति आ गई तो पूंजी खाते 2 पद्धति से बनाए जाते हैं, स्थिर पूंजी पद्धति, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। स्थिर पूंजी पद्धति में जो पूंजी खाता है उसका शेष हमेशा क्या होता है, क्रेडिट शेष होता है, हमेशा क्रेडिट शेष ही होता है, क्योंकि स्थिर होता है, वो बदलता नहीं होता। नए साझेदार द्वारा लाई गई प्रीमियम की राशि को पुराने साझेदारों में खालिस्तान अनुपात में बांटा जाता है। भाई नया साझेदार आएगा, क्या लेकर आता है, 2 चीजें लाता है, एक पूंजी और प्रीमियम। पूंजी तो उसकी पूंजी खाते में जमा हो जाती है, बच्ची प्रीमियम राशि। प्रीमियम राशि को कौन लेता है, जिन साझेदारों ने अपने लाभ का हिस्सा त्याग किया। का मतलब कि जो प्रीमियम राशि पुराने साझेदार किस अनुपात में बांटते हैं, त्याग अनुपात में बांटते हैं। उसने जितना त्याग किया होगा, मान लो एक ही साझेदार ने त्याग किया है तो पूरी प्रीमियम राशि वही लेगा। 2 साझेदारों ने किया है, किस अनुपात में त्याग किया है, तो उस त्याग अनुपात में प्रीमियम राशि बांट ली जाएगी। किसी साझेदार ने कोई त्याग नहीं किया तो उसको प्रीमियम राशि नहीं मिलेगी। क्लियर। सबसे अधिक मूल्य कौन से स्वभाव वाली ख्याति का होता है, मैंने पहले बताया था, इसके पहले वाले प्रश्नों में भी 3 प्रकार की ख्याति होती है, बिल्ली के स्वभाव वाली, कुत्ते के स्वभाव वाली, चूहे के स्वभाव वाली। बिल्ली का स्वभाव वाली जो ख्याति होती है उसका सबसे अधिक मूल्य होता है, उससे कम कुत्ते के स्वभाव वाली और उससे कम चूहे के स्वभाव। सबसे कम मूल्य चूहे के स्वभाव वाली ख्याति का होता है। अब तो यहाँ पर सबसे अधिक मूल्य कौन से स्वभाव वाली ख्याति का होता है, तो बिल्ली
बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति का मूल्य सबसे अधिक होता है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट खालिस्तान के लिए निर्गमित किया जाता है तो अंशधारियों के लिए, तो कंपनी की जो वार्षिक रिपोर्ट अंशधारियों के लिए जारी की जाती है। सामान्य आकार के जो विश्लेषण, खालिस्तान को विश्लेषण के नाम से भी जानते हैं, सामान्य आकार विश्लेषण, ये वित्तीय विवरणों का विश्लेषण का एक चैप्टर था जो कि अभी तुम्हारे इसमें नहीं है। इसमें दो विधियां थी, समान आकार विश्लेषण विधि, तुलनात्मक विश्लेषण विधि। तो जो समान आकार विश्लेषण विधि जो है तो क्षैतिज विश्लेषण के नाम से भी जानते, ऐसा सवाल था जो कि अब तुम्हारे उसमें नहीं है ना, ये उसमें नहीं है। संपत्तियों की बिक्री खालिस्तान प्रकार के क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप पूछ लिया मतलब ये रोकड़ प्रवाह विवरण से रिलेटेड है। रोकड़ प्रवाह विवरण में 3 प्रकार की क्रिया है, संचालन क्रिया, विनियोग क्रिया और वित्तीय क्रिया। संपत्ति की बिक्री, मैंने बताया था कि संपत्ति का क्रय और संपत्ति का विक्रय ये विनियोग क्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, विनियोग। संपत्ति की बिक्री खालिस्तान प्रकार की क्रियाकलाप है तो विनियोग, विनियोग क्रिया कौन सी बोलेंगे हम, विनियोग क्रिया। सही जोड़ी पर चलेंगे हम। सही जोड़ी में ऋण पत्र धारक मतलब ऋण पत्रधारी ये कौन होते हैं, कंपनी के लेनदार होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, कंपनी के ऋणदाता। ऋण पत्र धारक कंपनी के कौन हुए, ऋण, कंपनी के ऋणदाता है, ऋण देने वाले हैं। पुनर्मूल्यांकन पर हानि, जब हम पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं तो पुनर्मूल्यांकन से यदि लाभ होता है तो पूंजी खातों के क्रेडिट पक्ष में जाता है, पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में, और हानि होती है तो हमेशा जो भी हानि होगी वो पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में जाएगी। तो पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में ये आ गया हमारा। इस समान लाभ अनुपात कब बांटा जाता है, साझेदारों के बीच में लाभ का अनुपात समान रूप से बांटा जाएगा कब, जब साझेदारी संलेख नहीं होगा, साझेदारी संलेख के अभाव में। बहुत इजी सही जोड़ी है। साझेदार का ऋण कौन सा दायित्व कहलाता है, भाई साझेदार घर के अंदर का व्यक्ति है, फर्म के अंदर का व्यक्ति है तो आंतरिक दायित्व होगा, ये कई बार पूछा जा चुका है। नया साझेदार का प्रवेश, जब नया साझेदार का प्रवेश होगा तो एक ही बात ध्यान रखना है, पुराने साझेदारों को त्याग करना पड़ेगा, तो पुराने साझेदार का त्याग हो गया 5वां। और अंश पत्रधारी कौन है, अंशधारी क्या कहलाता है, तो वह कंपनी का स्वामी कहलाता है। क्लियर, बहुत आसान से सही जोड़ी थी। फिर है एक वाक्य में, क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक वाक्य में दिया है ऋण पत्रों का प्रतिफल क्या कहलाता है, अंशों का प्रतिफल लाभांश, ऋण पत्रों का प्रतिफल ब्याज। फिर ऋण के ऊपर ब्याज दिया जाता है या लिया जाता है। अब दिया है ABC का लाभ विभाजन अनुपात 5/10, 6/20 और 4/20 है। C सेवानिवृत्त होता है, तो इस C सेवानिवृत्त हो गया, ये A है, ये B है और ये C है। C सेवानिवृत्त हो गया, इसको मार दो गोली। क्या पूछा, नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा, आप ये लिख दो 5/10 और 6/20, सीधी सी बात है, ये नया अनुपात हो गया। तीसरे को हटा दिया, जो बचा हुआ अनुपात ही नया अनुपात कहलाता है। पुनर्गठन पर संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में आए परिवर्तन को किस खाते में दर्शाया जाता है। जब भी पुनर्गठन होगा, साझेदार के प्रवेश पर पुनर्गठन होगा, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर पुनर्गठन होगा, तो उस समय पुनर्मूल्यांकन खाता बनाएंगे। तो संपत्ति और दायित्व के मूल्य में जो परिवर्तन आता है उस परिवर्तन को हम पुनर्मूल्यांकन खाते में दिखाते हैं। तो किस खाते में दिखाया जाता है, तो पुनर्मूल्यांकन खाते में दिखाया जाता है, पुनर्मूल्यांकन खाता। फिर स्थिर पूंजी पद्धति में पूंजी खाते के साथ कौन सा खाता भी बनाया जाता है। सिंपल सी बात है, स्थिर पूंजी पद्धति में पूंजी खाते के साथ और कौन सा खाता बनाते हैं हम, चालू खाता बनाते हैं, करेंट अकाउंट बनाते हैं। ठीक, साझेदारी संलेख न होने पर, भाई साझेदारी संलेख नहीं है मतलब 5 बातें याद रखना है। तो साझेदारी संलेख न होने पर साझेदार द्वारा दिए गए ऋण पर कितना ब्याज देय होता है, तो 6%, 6% वार्षिक।
6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाता है। साझेदार की मृत्यु होने पर उसका दावा किसे हस्तांतरित किया जाता है? कानूनी उत्तराधिकारी को। कई बच्चे क्या लिख देते, केवल उत्तराधिकारी, आपको क्या लिखना है? कानूनी उत्तराधिकारी, कानूनी उत्तराधिकारी। अंश हरण खाते का जो शेष है वो किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है? तो अंश हरण खाते का जो शेष है वह पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित किया जाता है। पूंजी संचय खाते में, अंश हरण खाते का शेष पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, फर्म के विघटन पर, भाई जब फर्म का विघटन होगा क्या किया जाएगा? वसूली खाता बनाया जाएगा। वसूली खाते में क्या किया जाता है? सारी संपत्तियों को डेबिट पक्ष में लिखते हैं वसूली खाते के, और बाहरी दायित्वों को वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में लेकर के आते हैं। अब बाहरी दायित्व कौन कौन से हैं? अब यहाँ बोला है फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाता है। भाई बैंक अधिविकर्ष पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है, तो ये बाह्य दायित्व, ये क्या है? बाह्य दायित्व। और जितने भी बाह्य दायित्व है उसे वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में ले जाया जाता है। अब ये बोल रहे हैं कि फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को बैंक खाते में ले जाया जाता है, ये क्या हो गया? ये फॉल्स हो गया, गलत है। क्यों? क्योंकि उसे तो वसूली खाते में ले जाते हैं। प्रदत्त पूंजी याचित पूंजी से अधिक हो सकती है। भाई हमने अंशधारियों से प्रति अंश 20 रुपए मांगे, तो सभी अंशधारी हमें 25 रुपए प्रति अंश नहीं देने वाले। भाई हमने जितनी याचना करी है हमें उतना ही पैसा मिलने वाला है, तो पेड अप कैपिटल याचित पूंजी के बराबर ही होगी, मतलब प्रदत्त पूंजी याचित पूंजी के बराबर ही होगी। तो प्रदत्त पूंजी याचित पूंजी से अधिक हो सकती है, यह भी गलत है। ठीक है, पूंजी संचय का निर्माण पूंजी लाभों से किया जाता है। भाई सीधी सी बात है, पूंजी और पूंजी, पूंजी संचय का निर्माण पूंजीगत लाभ से ही होगा। पूंजीगत लाभ मतलब बड़ा लाभ होगा तो उससे पूंजी संचय का निर्माण होगा, तो ये हो जाएगा ट्रू। प्रस्तावित लाभांश को आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया जाता है, ये भी ट्रू है। प्रस्तावित लाभांश मतलब लाभांश देना प्रस्तावित है, तो ये किस प्रकार का दायित्व है? ये आपका आकस्मिक दायित्व है, आपको कभी भी देना पड़ सकता है। तो प्रस्तावित हो चुका है वो आपको कभी भी देना पड़ सकता है, आकस्मिक। व्यावसायिक उद्यम मतलब कंपनी के वित्तीय विवरणों में रोकड़ प्रवाह विवरण सम्मिलित है। बिल्कुल भाई, वित्तीय विवरण में व्यापार लाभानी चिट्ठा तो है ही, साथ में ये जो हमारा रोकड़ प्रवाह विवरण है ये भी वित्तीय विवरण है ना, वित्तीय विवरण का एक हिस्सा है, तो ये भी क्या हो गया? ट्रू है। लास्ट है ऋण पत्र स्वामित्व पूंजी का एक हिस्सा है। भाई स्वामित्व पूंजी मतलब मालिक की पूंजी, तो मालिक की पूंजी, ऋण पत्र मालिक की पूंजी नहीं है, ये क्या हो गया? गलत है। ये बोल रहे हैं कि एक हिस्सा है, तो स्वामित्व पूंजी मतलब जैसे अंश है ये उसकी पूंजी है, स्वामित्व पूंजी कहलाता है। सामान्य संचय है, ये सब स्वामित्व पूंजी है, लेकिन ऋण पत्र स्वामित्व पूंजी नहीं होता है। तो ऋण पत्र स्वामित्व पूंजी का एक हिस्सा है, ये क्या हो गया? असत्य हो। क्लियर? तो ये थे हमारे 2023 के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद 2024 बचा हुआ है, ये कर लेंगे। इसके बाद जितने भी आईएमपी जो क्वेश्चंस हैं और भी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो अकाउंट वाले हैं, जैसे पहले में लाभ हानि नियोजन खाते से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, फिर गुडविल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, पुनर्मूल्यांकन खाते से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो कुछ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।